आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कायदे आज़म वीएंस टू पाकिस्तान, या हम इसे कह सकते हैं कि भाई कायदे आज़म का जो रोल है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से कैसा रहा। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कायदे आज़म ने जो है वो कैसे परफॉर्म किया ओवरऑल थ्रू आउट द डेस्टिनी, ये जो पाकिस्तान की डेस्टिनी रही एक इसमें। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक जो अच्छा लीडर है, एक ग्रेट लीडर है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और क्या कायदे आज़म इन क्वालिटीज़ पे पूरा उतरते थे, और अगर उतरते थे तो कैसे, या वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते थे कि कैसी स्टेट जो है वो पाकिस्तान इन फ्यूचर होने जा रही है। ठीक है, तो हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि भाई कायदे आज़म का जो रोल है वो पाकिस्तान बनने के बाद कैसा रहा। अगर सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखें, एक बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बग़ैर किसी लीडर के जो है वो कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो है एक आइडियोलॉजी की बेस पे दुनिया का वाहिद मुल्क जो है वो पाकिस्तान बना, और वो जो किसी को कभी यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी बन सकता है। क्यों? इसलिए कि एक इलाके से, यानी एक साइड से दूसरी साइड का जो फासला है वो 1600 किलोमीटर का है। 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान। तो ऐसा एक मुल्क दुनिया बन रहा है। आप देखें, आप वर्ल्ड मैप उठाएं, कहीं देखें, क्या आपको कहीं को ऐसा मुल्क नजर आता है जहां पे 1600 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस आ रहा है दूसरे पार्ट के बीच में, लेकिन उसके बावजूद ये बना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये मान सकते हैं कि कायदे आज़म की वो ग्रेट अचीवमेंट है, ये कायदे आज़म की दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि हम पाकिस्तान हासिल कर पाए। एक छोटी सी बात को समझे ज़रा, लोहा जो है वो लोहे को काटता है, ठीक है ना। तो कायदे आज़म जो है वो बारह लॉ किया हुआ था उन्होंने, तो लॉ के थ्रू, उन्हीं गोरों के लॉ के थ्रू उनको जो है शिकस्त दी और पाकिस्तान हासिल किया। आप देखें, कायदे आज़म ने कभी कोई खून खराबा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। उनकी जितनी स्ट्रगल है, जितनी स्ट्रगल आप कायदे आज़म की देखें थ्रू आउट द पाकिस्तान हिस्ट्री, तो आपको नज़र आएगा कि वो सारी की सारी लीगल स्ट्रगल है। इसका मतलब हमने कानूनी जंग लड़ी, यानी कायदे आज़म ने कानूनी जंग के थ्रू पाकिस्तान को अचीव किया। तो इससे ग्रेट रोल और क्या होगा, ऐसा ही है। तो अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहला पाकिस्तान बनने के बाद जो एक फर्स्ट पॉइंट आया जिसमें कायदे आज़म ने अपना रोल प्ले किया वो था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़। ठीक है, यानी मुहाजिरीन जो थे, जो मुहाजिरीन अब तकरीबन हमारे पास 65 लाख के करीब जो है, ये हम इनिशियल प्रॉब्लम्स में भी कवर कर चुके हैं इसको, कि 65 लाख के करीब जो है वो मुहाजिरीन यहाँ पे माइग्रेट करके आए। तो वो 65 लाख जो हैं उनका खाना पीना रहना, उनके लिए कैंप्स का बंदोबस्त, अरेंजमेंट, मेडिसन, उनके ट्रीटमेंट, हर तरह के प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कुछ भी नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसा ही है, यानी पेन पेंसिल तक नहीं गवर्नमेंट का काम करने के लिए। तो फिर मुझे बताइए, डिस्पेंसरीज कहाँ से आएंगी, डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? ऐसा ही है ना, मुझे बताएं कि वहाँ पे घर कहाँ से आएंगे, उनको कपड़ा कहाँ से दिया जाएगा, वो खाएंगे कहाँ से? ऐसा ही है ना। तो ये मामूली बात नहीं, 65 लाख लोगों का माइग्रेट करके आना और उनको यहाँ पे सेट करना, ये क्या कोई मामूली बात है? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कायदे आज़म ने क्या किया, अपना लाहौर का विज़िट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहाजिरीन थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, जो उनका भाई ये टाइम ऐसा है कि हम सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। अगर हम सब्र नहीं करेंगे और मिल के साथ नहीं चढ़ेंगे तो ये जो नई स्टेट बनी है इसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आपको ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। क्यों? कि आप मुसलमान हो और आप पाकिस्तानी हो। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें सब्र की तलकीन की जब के कैंप्स में, और उन्हें बताया कि आपको ये फेस करना पड़ेगा, लेकिन टाइम इंशाल्लाह गुजर जाएगा और हम सेट होंगे। ठीक है, साथ में होप भी दी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव बातें ही की। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो कायदे आज़म ने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो एडवाइस की कि भाई आपने अब खुद को आज से ऐसा नहीं समझना कि आप जो हो वो ऑफिसर्स हो, आप जो हो गवर्नमेंट में हो, आप बादशाह हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप क्या हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप आवाम के मुलाजिम हो, आप आवाम के खादिम हो, खिदमतगार हो। उनके लिए अपने दरवाजे खोल दो, अपने दफ्तरों के, अपने ऑफिस के, उनके प्रॉब्लम्स सुनो। उनको ये फील ना हो कि आप जो है वो किसी और हस्ती से, आपको पता नहीं कहाँ से आए हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कहा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कि भाई आप आवाम की खिदमत करें।
उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा जो इशू था, उन्होंने कहा कि भाई आप देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये सुबाइयत पे ना जाओ, असबियत जिसे हम कह रहे हैं ना, ठीक है, सूबाई असबियत पे ना जाओ, कि हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं बलोची हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो कहा ये जो रेसिज्म है इस पे हरगिज़ ना जाना, बल्कि आप सब अब, ना कोई पंजाबी, ना कोई बलोची, ना कोई सिंधी, कोई कुछ नहीं सिवाय इसके कि सब के सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस थी, क्योंकि आप देखें ये जो रेसिज्म है ये क्या करता है कि भाई मैं मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, तो वो एक किस्म की रेस, एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी कि उन्होंने इकॉनमी को जो है वो डायरेक्शन दी, उसके लिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका भी इजरा किया, ठीक है, और डायरेक्शन दी, और ख़ास करके उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या कह रहे हैं वो ज़रा ज़रा समझिएगा, क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए हमारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो बैलेंस्ड है, जहाँ पे इक्वालिटी है। तो कहा हमें वो सोशल सिस्टम चाहिए, वो इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कायद अज़म ने एफर्ट्स की कि आप देखें कि पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत जल्द यूएन ने भी जो है मेंबर मान लिया, ये कायद अज़म की एफर्ट्स थी। इसी तरह से कायद अज़म ने इवन हमारी कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूट थी उसके साथ जो है ना उसकी वजह से जो है वो इंडिया से जो है वो मुज़ाकरात भी किए। इसी तरह फ़ॉरेन रिलेशंस में अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ हम बात करें, तो उन्होंने कोशिश की कि वो इन मुल्कों के साथ हालात को बेहतर कर सकें, और उन्होंने बहुत फोकस किया और बहुत ज़ोर दिया फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इवन उन्होंने जब आज़ादी हमें मिली उसके बाद भी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, कि उन्हें पता था कि भाई वो यूरोपीय यूनियन जो है या कॉमनवेल्थ जो है उस टाइम पे, ठीक है, यूरोपीय यूनियन तो नहीं था, कॉमनवेल्थ जो है उसके साथ वो अगर इन टच रहेंगे तो तभी जो है ये कश्मीर का या पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स से उन्होंने अरेस्ट करते हुए कहा कि भाई अब आपका काम पाकिस्तान बनने से पहले, अब ये स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है आप जो एफर्ट कर रहे थे वो पाकिस्तान के लिए थी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है, इसे एक्नॉलेज किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान बन चुका, अब आपने पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं देनी, पॉलिटिक्स में नहीं आना, अपना इंटरेस्ट यहाँ से हटा लें और अपना फुल फोकस जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर रखें, ये स्टूडेंट को कहा। अच्छा, अगर हम देखें एज ए स्ट्रेटजी मेकर जो है वो कायद अज़म कैसे थे, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने आपको पहले कहा कि कायद अज़म की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ पे उन पे ख़त्म होती थी, दुनिया रिकग्नाइज़ करती है कायद अज़म को कि वाकई में कायद अज़म एक लीडर थे, ठीक है ना, कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पाकिस्तान इसीलिए बना कि उसके पास कायद अज़म जैसा लीडर था। अगर कायद अज़म जैसा लीडर ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि इस वर्ल्ड मैप के ऊपर पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई सामने आता। आप देख लें, अगर थ्रू आउट आप उनकी स्ट्रगल देखें, ठीक है, 1913 के अंदर जो है 1913 में वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जो है वो उनका सबसे बड़ा कारनामा जो है लखनऊ पैक्ट माना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वहाँ पे उन्होंने साथ लेके चले। उसके बाद हम खिलाफत मूवमेंट के अंदर देखें, उसके बाद अगर हम देखते हैं जो दिल्ली प्रपोजल्स दिए कायद अज़म ने, तो उसी टाइम पे उन्होंने जो है वो एक स्केच खींच दिया था कि मुस्तकबिल में कौन से इलाके जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो 14 पॉइंट्स हैं कायद अज़म के, या नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में जो 3 पॉइंट्स कायद अज़म ने दिए, वहाँ पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया, फिर 14 पॉइंट्स दिए और कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बना लो, ये 14 पॉइंट्स ऐड ना किए तो हम नहीं मानेंगे, मीन्स मुसलमान नहीं मानेंगे, ऐसे ही है। फिर हमने देखा जी उसके बाद जब 1936-7 के इलेक्शन हुए वहाँ पे कायद अज़म ने रोल प्ले किया। उसके बाद 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई तो वहाँ से कायद अज़म इवन वो बीमार थे उसके बावजूद जो है उन्होंने एक रिदम बिल्ड किया, और 1947 तक वो लेके आए कि क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही है। हमने देखा गांधी जना मुज़ाकरात हुए तो उसमें कायद अज़म ने कहा नहीं भाई ये सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की सूरत में ही एक्सेप्टेबल है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शिमला कॉन्फ्रेंस में हम देखें तो कायद अज़म ने जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया कि उनका नहीं भाई 5 की 5 सीट जो है मुसलमानों की होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं एक छोड़ दूँ, इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई और भी नुमाइंदा जमात है।
तो वो नहीं माने, ऐसा ही है। फिर एट द एंड हमने देखा कि कैबिनेट मिशन आया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, और फिर जो है गवर्नमेंट जो रन की उन्होंने, जो मुश्तरका हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सारे का सारा अगर हम इनका किरदार देखें तो ये एक बेहतरीन लीडर का किरदार जो हमें वो नज़र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कायद आज़म एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है। और उनका स्लोगन भी क्या था कि यूनिटी वर्क, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ठीक है ना। यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसको हम आज भी आप गवर्नमेंट की इमारतों के ऊपर देखते हैं कि लिखा हुआ था। तो ये उनका एक स्लोगन था कि भाई इसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। और वो कहा करते थे काम काम और बस काम। तो ये रोल था जो कायद आज़म का हमने देखा कि वो पाकिस्तान मूवमेंट में कैसा रहा, और उसके बाद जो है उनका कैसा रोल रहा।